हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBPS गाइड। सो काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से आया हूँ आपके लिए IBPS PO मेंस की क्लास लेके। बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा, सर क्लर्क प्री की क्लासेस नहीं होंगी क्या? तो क्लर्क प्री की क्लासेस कल से लाइव होंगी, ठीक है। मैं उसका भी शेड्यूल आपको कम्युनिटी टैब में बता दूंगा। तो सर आज के सेशन में क्या करने वाले हैं? सर देखिए, आज के सेशन में हम लोग, एक तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये लाइव नहीं है। कल आऊँगा लाइव, मैं लाइव आऊँगा, कल आऊँगा कितने बजे? 10 बजे। क्या लेके आऊँगा आपके लिए? सरकमफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सरकमफेरेंस वाला नहीं होता है जिसमें आपको नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं पता होते हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं डिस्टेंस किसी के मल्टीपल्स में, वो मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। ऑलरेडी मैं एक लाइव सेशन ले चुका हूँ उसके ऊपर। कल फिर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाउट होगा आप पूछिएगा, ठीक है। और अब ये क्लासेस कब तक चलेंगी? सर देखिए, ये क्लासेस तब तक चलेंगी जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता है, ठीक है। और आपको इसमें हर चीज़ में कराऊंगा, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, न्यू पैटर्न, ओल्ड पैटर्न बिल्कुल भी नहीं, न्यू पैटर्न। और कंटेंट कोशिश करूंगा कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं वीडियो के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं पोस्ट कर सकूं ग्रुप में। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इस सेशन का भी जो क्वेश्चन का PDF होगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड लेके आया हूँ, ब्लड रिलेशन कंबाइंड विद सेटिंग अरेंजमेंट। तो किस तरीके से इसको अप्रोच करना है ये करते हैं। और आपको एक बात और बता दें, हम कभी भी पजल एंड सेटिंग से डरो मत। टफ तुम्हारे लिए है तो वो टफ सबके लिए आया होगा। कभी भी बैंक एग्जाम में सारे क्वेश्चन टफ देना बहुत बहुत कम होता है, ऐसा कि सारे क्वेश्चन आपको टफ दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप 1 घंटा है आपके पास, अच्छे से पढ़ो, रीड को लर्न करो, लाइन को रीड करो और समझ समझ के करो। तो वो सबके लिए टफ था, एक तो पहले तो ये बात समझ लो। आराम से उसको बनाओगे तो आपका एक क्वेश्चन भी 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है ना, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो आप अच्छा खासा आप कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे रीजनिंग सेक्शन में, क्योंकि वो तो टफ है सबके लिए। लॉजिकल रीजनिंग आप लोग इसलिए जाते हो, मैं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग के मन में एक आलस बढ़ा हुआ है कि पॉइंट्स को ना लिखना पड़े, बस रीड किया, कम समय में हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। पर एक्यूरेसी तो नहीं होती ना उसमें, लेकिन आपने पजल अगर बना ली कायदे से तो एक्यूरेसी पूरी सही रहेगी आपकी। एग्री करते हो ना आप? तो कोई बात नहीं, हम लॉजिकल भी पढ़ेंगे, हम पॉइंट्स आपको बता देंगे किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। आप उन्हीं पॉइंट्स को बेसिस पर रखते हुए, ईजी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको 100% अटेम्प्ट करना, ठीक है। अगर आपको डाउट है उस क्वेश्चन में तो आप उसको स्किप कर देना, ठीक। चलो आज का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। चाहो तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई कर सकते हो, आपको मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो, मैं हमेशा इसमें क्या कहता हूँ, आप लोगों से पहले ब्लड रिलेशन बना लो, ड्रॉ कर लो ब्लड रिलेशन फर्स्ट रीडिंग में। सेकेंड रीडिंग में आपको अरेंजमेंट को फोकस करना है, अरेंजमेंट को। आप बस ये करो। सर टाइम लग जाता है, ऐसे तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा तो बेटा आपका आपको 100% आपको मिलेगा ना, एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, समझ रहे हो आप। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फैमिली में 10 मेंबर हैं जो कि बैठे हुए हैं रेक्टेंगुलर टेबल में फेसिंग द सेंटर। सबके फेस कहाँ है? सेंटर की ओर है। अच्छा, उसका कहता है 3 पर्सन्स जो बैठे हुए लार्जर साइड पे बैठे हुए हैं और जो 2 पर्सन बैठे हुए वो स्मॉलर साइड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन G एंड B। तो यहाँ सेटिंग की बात हो रही, तो मेरे काम की लाइन नहीं है, मैं इसको आगे बढ़ जाऊंगा, इसको आगे पढ़ जाऊंगा। अगर चाहता हूँ लिखना तो लिख सकता हूँ, बट मैं आगे बढ़ूंगा। आई एंड ओनली मेल मेंबर सिट्स टुगेदर। ओके, ओनली 3 मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली ऑफ द 3 जनरेशन। तो कितनी जनरेशन है? 3 जनरेशन है। आई इज द ओनली फीमेल चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। मतलब आई का जो भी अब सिबलिंग होगा वो भाई होगा, बहन नहीं होगी इसकी। एफ्स फादर इन लॉ, एफ्स का फादर इन लॉ सिट्स 2 प्लेसेस अवे ऑफ एफ हस्बैंड। यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आ रही कि एफ का हस्बैंड हो रहा है, तो मतलब एफ इटसेल्फ इज अ फीमेल जेंडर, ठीक है। ई इज आंटी ऑफ बी, मतलब ई जो है आंटी बन रही, मतलब ई का भी जेंडर डिफाइन हो रहा है, कहीं ना कहीं आंटी बन रही है। अब देखो यहाँ आंटी वर्ड सिर्फ मेंशन है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। पहले तो हमेशा याद रखना, जब सिर्फ और सिर्फ आंटी लिखा हो तो वो पापा के साइड से समझना, मतलब फादर की साइड से, ठीक है। अगर डिस्टिंग्विश करना है मदर और फादर के साइड से तो पैटर्नल और मैटरनल वर्ड आपको एग्जाम में मिलेगा, ये नोट हमेशा कर लो।
अगर सिर्फ आंटी लिखा तो बाय डिफॉल्ट आप लोग लोगे पेरेंट्स, पापा के साइड से, फादर के साइड से, ठीक है ना। इज अ आंटी ऑफ बी एंड इज ओनली अनमैरिड मेंबर ऑफ हर पेरेंट। यहां से समझ में आ रहा है कि ई इज अ आंटी, ई का जेंडर पता चल रहा है पर बी का जेंडर नहीं पता चल रहा है, और ई जो है एक अनमैरिड मेंबर है अपने माता पिता की। एच इज अ मदर ऑफ जी, यहां से क्लियरली बोल दिया कि जो एच है, यहां पे मैं बनाता हूं कुछ इस तरीके से कि जो एच है वो मदर है, किसकी है, जी की मदर है। हु इज अ फादर ऑफ आई, तो ये फादर है, किसका फादर है, आई का फादर। आई का जेंडर पता है, फीमेल है, क्लियरली पता है मुझको, क्योंकि आई इज द ओनली फीमेल चाइल्ड यहाँ पे बोला गया हुआ था। आगे देखो, F इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ H एंड इज नॉट मैरिड टू G, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोई ना कोई भाई होगा, उसने शादी की होगी F से, और F जो है डॉटर इन लॉ है किसकी, H की बन जाएगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आइदर बोथ और नन पेरेंट्स आर अलाइव, जैसे ही ये लाइन पढ़ा हमको समझ में ये चीज आ गई कि आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। कहने का मतलब ये हो गया, अगर माँ है तो पिता भी होंगे, और अगर पिता है तो माँ तो होगी ही होगी, ठीक है। तो जैसे आई के पिता है तो माँ तो जरूर होगी, एक ये हो गया। अगर जी की माँ है तो पिता भी होंगे। तो 1 2 3 करके 3 तो आपके मैरिड कपल आ गए आपके हाथ में, ठीक है, और 3 जनरेशन भी आ गई। तो जो प्री रिक्वेस्टीज चीजें थी वो आपको मिल चुकी हैं। अब आगे क्या कहता है ये समझने वाला है, आगे पढ़ो। H sits facing B's मदर, मुझे नहीं पता। C इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ J, हु इज अ ब्रदर ऑफ D's मदर, मुझे ये भी नहीं पता अभी तक, ठीक है। मैरिड आंटी ऑफ I sits 3 places left of her, 1 person sits between E and B's ग्रैंडफादर। जैसे ही ये पता आया मुझे समझ में आ गया, अच्छा तो B's का ग्रैंडफादर मतलब तो B तो मेरा 3rd जनरेशन में बन रहा होगा, तभी उसका कोई ना कोई ग्रैंडफादर है ना, ठीक है। तो अब ये बात समझ आ गई कि B इज ग्रैंडफादर, और B की एक आंटी भी है, कौन, E है। अच्छा, J इज अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली है, अच्छा J जो है अनमैरिड मेंबर है। देयर इज एटलीस्ट 1 कपल हैविंग नो चाइल्ड, इसका तो कपल है, ये चाइल्ड भी है, इसका भी, ये भी कपल बना रहे हैं, चाइल्ड भी है, मतलब ये वाला कपल का कोई भी चाइल्ड नहीं है, और B आपका आना था 3rd जनरेशन में, तो इसका मतलब B आपका कंफर्म इसका सिबलिंग हो गया, और B भाई होगा इसका, क्योंकि एक ओनली फीमेल थी अपने पेरेंट की। क्लियर है, ठीक है। अब B की मुझे एक अनमैरिड आंटी भी बनानी है, तो वो पापा के साइड से होगी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब कि ये जो है आपका E ये रही, अब इसका एक भाई होगा, उस भाई ने शादी की होगी F से, और F जो हो गई वो डॉटर इन लॉ। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए, 2 लोग और डालने। तो D वाली लाइन पढ़ो ना, C इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ J, हु इज अ ब्रदर ऑफ D's मदर। समझ में आ रहा कुछ, हु इज अ ब्रदर ऑफ D's मदर। तो D यहां तो लिख नहीं सकते, D किधर लिखेंगे, D किधर लिखेंगे भाई, D किधर लिखेंगे, D की माँ तो नहीं है ना इधर, तो अब समझ में नहीं आ रहा सर D किधर लिखे। अरे भाई D यहाँ लिखेंगे, D की माँ H, और H का एक भाई J, समझ में आया, और C यहाँ लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हो गए, बचा कौन सर, A बच रहा है। तो ये आपका फैमिली ट्री बन गया है, ये आपका फैमिली ट्री बन गया। आगे देखिए बोला क्या था, नन ऑफ द मैरिड कपल सिट्स टुगेदर, मतलब जो सिटिंग अरेंजमेंट कराएंगे उसमें एक मैरिड कपल एक साथ नहीं होंगे। दैट मीन्स H और C एक साथ नहीं होंगे, A और G एक साथ नहीं होंगे, D और F एक साथ नहीं होंगे। ओनली अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली सिट्स स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल। अब मैं एक प्यारा सा डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा और बढ़िया बना देता हूँ, ठीक, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। मुझे पता है कि भाई आपका सभी लोग फेसिंग इनसाइड है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या बोला था
आई एंड ओनली मेल मेंबर सिट्स टुगेदर, समझ में आ रहा। और जो स्मॉलर साइड है ना, वहां पे ही केवल अनमैरिड मेंबर, और आई क्या है मेरा, अनमैरिड है। तो हम चाहे तो हम यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से कि आई ये रहा फीमेल, और आई से एक जो दूसरा मेंबर होगा यहाँ पे वो मेल मेंबर होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे कह रहा 3% बिटवीन जी एंड बी, तो मुझे नहीं मालूम, तो मैंने काम किया जी 1 2 3 करके बी लिख दिया। ठीक है, ओनली 3 मैरिड कपल। अच्छा, आई इज द ओनली फीमेल चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, एफ्स फादर इन लॉ, एफ्स फादर इन लॉ, एफ के फादर इन लॉ मतलब सी 2 places अवे ऑफ एफ हस्बैंड, एफ का हस्बैंड डी मतलब सी, एक का गैप डी, 2 places मतलब एक का गैप हो जाएगा। ठीक है ना। E is the auntie and H is a mother of G who is a father of I. Okay, F is a father-in-law, F is a daughter-in-law of H and is not married to G. Either both. अच्छा, H sits facing B's mother. H जो है किसको फेस कर रही है, B की मदर। B की मदर मतलब A को वो फेस कर रही है ना। H और A एक दूसरे को आमने सामने है। अच्छा, एक बात बताओ, मतलब कि वो यहाँ ऐसे ऐसे हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम अभी, मुझे नहीं मालूम अभी। ठीक है, मुझे नहीं मालूम अभी। आगे पढ़ते हैं। मैरिड आंटी ऑफ आई सिट्स 3 places लेफ्ट ऑफ हर। मैरिड आंटी आई की जो अनमैरिड आंटी है वो तो ई है, तो जो मैरिड आंटी है वो तो एफ है ना। तो एफ जो है आई से 3 places लेफ्ट है, मतलब इनके बीच में तो 2 का गैप आएगा ना, ऐसे। तो आई 1 2 3 मतलब एफ आपका यहाँ आ जाएगा, सीधी सी बात। और एफ का जेंडर भी पता है, ये आ जाएगा, सीधी सी बात। मन में मेरे को डाउट आ रहा, सर एच और ए जो आने आपके एक साथ आने थे, तो ठीक है सर, एच और ए कुछ ऐसे आ सकता है, लेकिन 2 केस बनेंगे सर। ठीक है, बनाएंगे, देखा जाएगा। अभी तो अभी तो बन रहा है ना। आगे पढ़ते हैं। 1 person sits between E and B is grandfather। तो बी के ग्रैंडफादर कौन है, सी है, तो ई एक का गैप सी। ठीक, इस तरीके से बनेगा, क्योंकि बोला ना 1 person sits between E and B is ग्रैंडफादर, बी के फादर ये रहे, ग्रैंडफादर सी रहे। आगे पढ़ते हैं। There is at least one couple having no child, none of the married couple sits together. Okay fine, ये बातें निकल के मेरे सामने अभी आई हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई हो अभी क्या है, अब क्या करना चाहिए, मुझे इतना पता है। ठीक है सर, जी और बी के बीच में 3 लोग हैं, और जी कहाँ ये रहा और बी कहाँ ये रहा, तो इट मीन्स 4 लोग तो आने हैं आपके अनमैरिड लोग जो होंगे, 4 लोग जो कि साइड पे आने हैं। तो इसका मतलब 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गए। समझ रहे हो मेरी बातों को। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि बी को तो मेरा आना है स्मॉलर साइड पे, उस बी से 3 का गैप दे के मुझे जी को बैठाना होगा। तो मान लो मैं अपना बी जो है सपोज यहाँ मानता हूँ, ठीक है, बी को यहाँ मानता हूँ, तो 1 2 3 का गैप दे के जी इधर आएगा, लेकिन जी तो मैरिड है, ना, तो स्मॉलर साइड पे थोड़ी ना आएगा। 1 2 3 का गैप दे के जी यहाँ आ सकता है, जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा जी जैसे यहाँ आएगा तो एच और ए जो होंगे आमने सामने वो इधर ही आएंगे और कहीं नहीं आ सकते। तो एक ऑप्शन बता मेरे लिए बी के लिए, ये वाला। अगर मैं बी को यहाँ लिखता तो 1 2 3 करके नहीं आ सकता, 1 2 3 करके जी यहाँ तब आता, समझना। तो मेरा जी आता, तो मेरा पता चल गया कि भाई मेरा बी भी यहाँ आ सकता है। अगर मैं बी को यहाँ रखता तो 1 2 3 करके जी नहीं आ सकता, 1 2 3 करके जी, तब मेरा बी यहाँ पे भी आ सकता था। तो अब देखो, क्योंकि बी तो मेरा मेल मेंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे आने काफ़ी ज़्यादा केसेस बन रहे हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उस केस में। अच्छा, एच और ए, अब मुझे पता है कि ये दोनों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक साथ नहीं बैठेंगी। ओके, कोई बात नहीं। सी और डी की अगर बात करें तो डी तो मेरा मैरिड कपल है और सी भी मेरा मैरिड कपल है। अब देखो समझ में कुछ पॉइंट मेरे आएगा यहाँ पे सी और डी से। ये वाली सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी दे रही है, बी वाली तो बहुत ज़्यादा केस दे रही थी। तो मैंने क्या किया, मुझे इतना पता था सी और डी दोनों मैरिड कपल हैं, सॉरी मैरिड लोग हैं, तो स्मॉलर साइड पे तो आने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अब मेरा दिल कहेगा अगर सर हम सी या डी कुछ ऐसे लिखते तो भैया एच और ए को हम नहीं लिख पाते। रीज़न क्या है सर? रीज़न यही तो है, एच और ए आमने सामने पर तो हो ही नहीं पाता सर।
वो तो हो ही नहीं पाता, तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सी को चाहे यहाँ रखूँ तो एक अगर देखे डी यहाँ आना है, एक अगर देखे डी नहीं आएगा। डी कभी भी स्मॉलर साइड पे नहीं जाएगा सर, क्योंकि डी तो मैरिड कपल है और स्मॉलर साइड पे अनमैरिड लोग हैं। कुछ कंफर्म हो रही चीज़ें कि सर आप एक काम करो, सी और डी ऐसे लिख दो, सी और डी ऐसे कर दो, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताओ आप मुझको, डी और एफ तो एक साथ आ भी नहीं सकते, तो चाहूं तो मैं सी यहाँ रखूं तो डी मैं यहाँ लिखूंगा, और अगर मैं सी यहाँ लिखूं तो मैं डी यहाँ लिखूंगा, तो डी और एफ तब भी एक साथ आने वाले हैं। सर रुक जाओ रुक जाओ, ये चीज क्लियर हो चुकी कि आई मेरा यहाँ नहीं आएगा, आई मेरा यहाँ नहीं आएगा। अब ये बात तो कंफर्म है कि आई मेरा ये होगा, आई का जेंडर फीमेल है और यहाँ जो इसके साथ बैठा है वो मेल मेंबर है। आई से थर्ड लेफ्ट 1 2 3, एफ आपका यहाँ आ जाएगा, एफ का जेंडर फीमेल है। सर फिर से वही बातें निकल के आ रही हैं, अब हम करें तो क्या करें? सर सी और डी अब आप यहाँ कर सकते हो इस तरीके। मुझे नहीं मालूम भाई सी आएगा डी आएगा मुझे, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि एच और ए में से कुछ ऐसे आएगा, एच और ए में से कुछ ऐसे आएगा। एच हम कभी भी यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि एच और सी सी क्योंकि या तो यहाँ आता या तो यहाँ आता, तो कभी भी एच यहाँ नहीं लिखेंगे। तो कन्फर्म यहाँ हम ए लिखेंगे, कन्फर्म हम यहाँ एच लिखेंगे, और दोनों का जेंडर भी फीमेल, इसका एक फीमेल हो गया और ए भी एक फीमेल हो जाएगी। क्लियर है ये सब चीज़ें? अगर मैं सी को यहाँ लिखता हूँ, ए का गैप देख के डी नहीं सॉरी आएगा, सी और डी आई तो कंडीशन आपकी हो गई। अच्छा सर ये तो आपकी हो गई, ओके। मुझे इतना मालूम है जी और बी में आपका एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, तो आपका आना आपका साइड पे है, तो देखेंगे अभी उसको। अच्छा सी अगर यहाँ सोचते ए का गैप दे के हम ई नहीं लिख पाते क्योंकि ई और सी के बीच में ए का गैप है। सी अगर यहाँ सोचते तो ए का गैप दे के ई हमने कन्फर्म सर पता चल गया ये डी है, ये सी है। एक का गैप देख के ई नहीं आता, एक का गैप देख के ई यहाँ आता है, ठीक है सर। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम कौन सा पॉइंट उठाए? आप उठाओ, आपने ये पॉइंट उठा लिया, आपने ये पॉइंट उठा लिया, एच और ए आपका हो गया, सी और डी आपका फिक्स हो गया, जी और बी आप उठा लो। अगर हम बी को यहाँ कहीं सोचते तो 1 2 3 का गैप देख के हम नहीं लिख पाते, 1 2 3 का गैप देख के बी हम यहाँ लिख पाते, सॉरी जी हम यहाँ लिखते। अगर हमने बी यहाँ लिखते तो जी मेरा यहाँ आता, बट सर जी मैरिड है, जी कभी भी स्मॉलर साइड पे नहीं आएगा। सर आप बी को यहाँ लिख दो। अब 1 2 3 का गैप देके जी आ सकता है, 1 2 3 का गैप देके जी कभी नहीं आएगा क्योंकि जी तो अनमैरिड मैरिड है, और जी अगर मैरिड है तो वो लॉन्गर साइड पे आएगा, तो आप यहाँ लिखोगे जी को। अब आपका ए बच रहा है, सॉरी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी एच आई हो गया, जे बच रहा है, जे आपका ये हो जाएगा। सभी के जेंडर पता है भाई मुझे, तो यहाँ पे बी का जेंडर मेल है, ई का जेंडर फीमेल है, डी का जेंडर आपका मेल है, सी का जेंडर आपका मेल है। तो ये आपका बन गया राइट अरेंजमेंट की बन गया? बताइए। मॉडरेट क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था। अब आपको इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को एग्जाम में, और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो ये अप्रोच आपको रखनी है इस तरीके से। मैंने कितने डायग्राम बनाए सीरियसली बताना। मैं एग्जाम में पेंसिल ले जाता था और रबर ले जाता था, घर में भी मैंने इसी से ही प्रैक्टिस की थी खूब, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको रब करके बताया ना वो इसी से मैं करता था, पेंसिल और रबर से, ठीक है ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये रहा। मुझे एक बात बताओ, मुझे इसमें से डायग्राम बताना, आप बना के रखे रहना कि क्या डायग्राम है। कल जब लाइव आऊंगा तो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मात्र मेरे पास 2 या 3 क्वेश्चन है, बस 2 या 3 क्वेश्चन, और वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? कल क्यों आना है 10 बजे? क्योंकि मुझे सरकमफेरेंस वाली ट्रिक बतानी है और आपको वो सरकमफेरेंस वाली ट्रिक समझनी है, ठीक है। अब कल से मैं क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। आज तो पहला दिन था, मतलब आप बस समझ लीजिए वार्म अप सेशन था आज का, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, अप्रोच भी अच्छी लगी होगी। किस तरीके आप अपनी अप्रोच से भी इसको कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यही अप्रोच करो, आप अपनी अप्रोच से करना, उसके बाद आप कोई वीडियो देखना है। अगर आपसे एंड में नहीं बनता है या आपका कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है।
तो चलो आज के सेशन को क्लोज करते हैं, कल जरूर 10 बजे लाइव आ जाना, मजे मजे से सरकमफ्रेंस वाली की ट्रिक समझेंगे, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, और क्लर्क की क्लासेस जल्दी ही शुरू करने वाला हूं कल से, आई होप, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।